जब कोरोना तेजी से चारों ओर फैल रहा था, हर तरफ अर्थव्यवस्था मची थी, हर तरफ अफरा तफरी मची थी, तब भी कांग्रेस पार्टी लगातार सुझाव दे रही थी, पत्र लिखकर, अन्य माध्यमों से, और सरकार का और प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करा रही थी। आखिर में राहुल गांधी जी को अपनी पब्लिक रैली कैंसिल करनी पड़ी। तब जाकर प्रधानमंत्री जी की तंद्रा टूटी, उनकी नींद खुली और उन्होंने डॉक्टरों से मीटिंग करी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर से मीटिंग करी और उसके बाद कल कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जो नई वैक्सीन पॉलिसी भारत सरकार कल लेकर के आई है, ये निर्मम, निष्ठुर, हृदय विहीन मोदी सरकार का एक और तोहफा और जीता जागता उदाहरण है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो नई वैक्सीन पॉलिसी प्रतिगामी एवं न्याय विरोधी है। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स इसके अंदर से लिए हैं, जो कि हमें लगता है कि ये 5 पॉइंट्स हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और ये हमारी एक तरीके से 5 मांगे हैं। सबसे पहला, 45 वर्ष से कम युवाओं को तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। अपना पल्ला झाड़ करके केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या राज्य सरकारों के रहम करम पर इन 45 साल से कम युवाओं को छोड़ दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो होंगे वो प्रवासी मजदूर, हमारी माइग्रेंट लेबर होगी और गरीब लोग होंगे। जो युवा है गरीब, सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें पॉइंट नंबर 3 के अंदर अपने लिखा है कि केंद्र सरकार के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोग या जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो दूसरे और उन्होंने अभी तक के जिन लोगों को लगाते आए हैं उन्हीं लोगों को केवल लगाएंगे, टीका लगाएंगे, और दूसरे लोगों को 45 वर्ष से कम केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है। तो उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनके मुंह मांगी रकम के ऊपर और राज्य सरकारों के रहम करम के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें यह है, इसके अंदर करने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी, इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है और उनके साथ में राज्य सरकारें जो नेगोशिएट करेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो नेगोशिएट करेंगे उसको कर दिया है। तो राज्य सरकारों को के लिए वैक्सीनेशन की कीमत केंद्र सरकार ने तय नहीं करी। प्राइवेट उत्पादकों एवं प्रदाता के हाथों लूट एवं मुनाफाखोरी का यह लाइसेंस है। नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट एवं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो जो रेट पे केंद्र सरकार को मिल रही है और अभी भी 250 रुपए केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक टीका की कीमत है, तो वही कंटिन्यू आगे किया जाना चाहिए। इसको आगे मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि वैक्सीन निर्माताओं को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज जो सप्लाई क्रेडिट की घोषणा करी है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पूंजीगत सहायता की आवश्यकता है ताकि इसके अंदर प्रोडक्शन ये बढ़ाया जा सके। कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था। जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है उसके तहत जो हमारे जो फार्मा उद्योग हैं उनको और नए फार्मा उद्योगों को लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वो ये इन टीकाओं का निर्माण अपने फैक्ट्रीज में, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स में कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माता इसमें आ सके। अभी बहुत चुनिंदा कम निर्माता हैं और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हम लोगों को टीकाकरण का हमारा अभियान है, तो कैसे केवल 2 या 3 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स इसको कर पाएंगे? इसका केवल एक ही रास्ता है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। इजराइल ने भी किया है इसके अंदर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है, और हमारे समय में भी हम लोगों ने कैंसर के दवाइयों के लिए 2011 के अंदर हम लोगों ने भी 2012 में, बल्कि 9 मार्च 2012 में हम लोगों ने भी, हमारी सरकार ने भी कंपलसरी लाइसेंसिंग करी थी। तो अभी भी ये कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत है, ये हमारी मांग है। चौथी मांग। पांचवी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जबकि नई वैक्सीन नीति विदेशों में स्वीकृत वैक्सीनों को आयात करने की अनुमति देती है, यह जरा भी स्पष्ट नहीं है कहीं पर कि कोई विदेशी निर्माता हमें निर्यात करने के लिए तैयार भी हुआ है कि नहीं, और इसके साथ यदि वह तैयार हुआ है तो क्या वह पर्याप्त मात्रा में और तय समय के अनुसार हमें दे पाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार खुद विदेश में निर्मित टीके को आयात खुद करेगी और राज्यों को वो आवंटित करेगी या राज्य खुद जाकर के उसको खुद इंपोर्ट कर सकते हैं, यह भी कहीं पर भी इसमें स्पष्ट नहीं है।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है जो 5 चीजें हैं कि नई टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और राज्यों के बीच और इसके साथ ही भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी। युवाओं के लिए खास तौर के पर 45 वर्ष से कम युवाओं के लिए बहुत ही खराब स्थिति आगे होने वाली है और 1 मई को जब ये शुरू होगा तो हम सचेत करना चाहते हैं कि अराजकता जैसी स्थिति पैदा होगी जब कम उम्र के जब युवा आगे चाहेंगे कि उनको टीका लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मनमानी कीमतें वसूल करेगा। राज्य सरकारों के पास में उतनी ताकत, परचेजिंग पावर अलग अलग जगहों पे नहीं होगी। कुछ राज्यों के पास पैसा है, कुछ राज्यों के पास पैसे की स्थिति नहीं है। तो कैसे जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर समानता से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे युवाओं को, खास तौर के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को एक टीका एक समानता के साथ मिल जाए। तो उनके साथ में बहुत बड़ा हमारे देश के युवाओं के साथ यह अन्याय है। ये हम सचेत करना चाहते हैं कि 1 मई से हिंदुस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है जो ये सरकार की ये नई नीति है। दुनिया में अन्य किसी भी देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा है और इसके पीछे अच्छे कारण हैं जरूर पूरे के पूरे विश्व में। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा रचनात्मक सहयोग की भावना से सुझाए गए ये 5 सुझाव जो हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, ये राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान से और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेगी। देखिए, ये सरकार बार बार कहती है एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, और अब हमारे सामने देखने को मिल रहा है कल के ऐलान से, कल की घोषणा से कि एक देश कई मूल्य, दाम अलग अलग, केंद्र सरकार के लिए एक दाम, राज्य सरकारों के लिए एक दाम, निजी अस्पतालों के लिए दूसरा तीसरा दाम, और जो ब्लैक मार्केट है वहां एक चौथा दाम होगा। तो अगर आप वैक्सीन खरीदेंगे, वैक्सीन बेचेंगे, एक ही दाम पर बेचना चाहिए, एक देश एक दाम। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में बिहेव किया है, मैं इस समय पे ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा था और बहुत ही स्टेट्समैन लाइक वो चिट्ठी थी और उस चिट्ठी के अंदर मैं नहीं समझता कि उस चिट्ठी के अंदर जिस तरीके से जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस चिट्ठी में दिया है तो आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की सोच कैसी है। तो वो लोग जो हैं दूसरों किसी से सलाह करना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जिसका 10 वर्ष का जिनका अनुभव प्रधानमंत्री का और जिनका इतना विश्वव्यापी अनुभव है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहीं पर भी लेश मात्र पॉलिटिक्स की कहीं पे बात नहीं करी और स्टेट्समैन लाइक जो सुझाव जो कर सकते थे वैसी चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट तक के प्रधानमंत्री जी का नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर से उसको एक्नॉलेज कराया। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। राहुल गांधी जी ने 8 अप्रैल को चिट्ठी लिखी और उसका भी कोई एक्नॉलेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े हमारे लीडर हैं, उनकी तरफ से भी कोई वापस जवाब। तो ऑल पार्टी मीटिंग की तो बात दूर, कम से कम हम लोगों की चिट्ठी को एक्नॉलेज करके उसको रिस्पेक्टफुली उसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए। और सब लोग, हम लोग भी जो सुझाव दे रहे हैं, ये अपने इतने बड़े हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसको पीछे रख करके हम लोगों के सुझाव आ रहे हैं। हम लोग कोई एकदम से ऐसे सुझाव नहीं दे रहे और सब डुएबल, वर्केबल लोगों के हितों को ध्यान में रख करके, खासतौर पे गरीब लोगों के हितों में ध्यान रख करके सुझाव दिए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कल जिस तरीके से लॉकडाउन करा गया, तो पिछली बार से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए थी। सबसे महत्वपूर्ण, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की सीमाओं में और प्रवासी मजदूर जब वापस जाने शुरू कर देते हैं, एक इन्होंने प्रश्न पूछा था ट्रस्ट डेफिसिट का। तो ये बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट भी ये बताता है कि सरकार के प्रति दोनों के, और दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर की जिम्मेवार है। और यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि उनको खाना ठीक तरीके से उनको नहीं दिया गया और उनके अकाउंट्स में जो शहरी गरीब है, अर्बन पुअर,
उन लोगों के अकाउंट के अंदर खास तौर के ऊपर जो हमारी माइग्रेंट लेबर है, जो हमारी रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये कैटेगरी हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, घरों में जो हमारे काम करते हैं, क्योंकि इन सब लोगों का काम बंद हो गया है। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई, पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन लोगों से आइडेंटिफाई भी नहीं हुए कि कौन से बेनिफिशियरीज हैं, और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कि शहरी गरीब कौन से। तो उनको कम से कम पिछली बार से सीख लेते हुए इस वक्त सबसे पहले ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कराने चाहिए थे। आपकी आवाज